जी तो नेक्स्ट आपका है न्यूमेरिकल 18.4। इसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज शोन इन द सर्किट। सर्किट में क्या कुछ है, सर्किट में ये आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले सर्किट में थोड़ी सी मैं लेबलिंग कर लेता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ों को समझना ईजी हो जाए। सबसे पहले तो ये देखें, ये है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल और ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होती है उसे हम वी प्लस से जाहिर करते हैं। इसको ग्राउंड किया गया है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंडेड है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के मुताबिक जो नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग दोनों इनपुट में से किसी भी एक इनपुट को अगर ग्राउंड कर दिया जाए तो दूसरी इनपुट वर्चुअली ग्राउंड हो जाती है। इसका मतलब है वी माइनस यानी इन्वर्टिंग इनपुट जो मैं वी माइनस से जाहिर कर रहा हूँ वो भी 0 वोल्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आपको फीडबैक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, इसे मैं आर एफ से जाहिर कर रहा हूँ। जो करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा उसे आई एफ से जाहिर कर लेते हैं। इसी तरह आपको इनपुट वाली साइड पे दो रेजिस्टर नज़र आ रहे हैं, एक को मैं R1 से जाहिर कर देता हूँ, बल्कि नीचे वाले को R2 से जाहिर कर देते हैं और ऊपर वाले को R1 से जाहिर कर देता हूँ। और जो करंट R1 के अंदर से फ्लो करेगा उसे I1 और जो R2 के अंदर से फ्लो करेगा उसे I2 से मैंने जाहिर कर दिया। इसी तरह जो इनपुट R1 के लेफ्ट साइड पे जो वोल्टेज आपको नज़र आ रही है इसे V1 से जाहिर कर दिया और दूसरी वोल्टेज को V2 से जाहिर कर दिया। V2 की वैल्यू -2 वोल्ट है और V1 की वैल्यू +5 वोल्ट है। अगर आप गौर से देखें तो R1 के राइट हैंड साइड पे 0 वोल्ट है क्योंकि V नेगेटिव 0 है। इसी तरह R2 के भी राइट हैंड साइड पे 0 वोल्ट है क्योंकि V नेगेटिव 0 है। अगर आप RF की लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 वोल्ट है, लेकिन राइट साइड पे यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है उसे हम V0 से जाहिर कर रहे हैं। ये आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान होती है, यानी RF के राइट हैंड साइड पे जो वोल्टेज है वो V0 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 0 वोल्ट है। ठीक है, तो ये सर्किट की थोड़ी सी मैंने डिस्क्रिप्शन आपको समझा दी। इसके अलावा एक और चीज़ समझने वाली है और वो ये है कि गौर करें, R1 के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है और R2 के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है ये यहाँ आके आपस में मिल रहे हैं और इनको मजबूरन RF के अंदर से गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान अंदर से करंट का फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है जिसे हम R इन से जाहिर करते हैं ये बहुत हाई रखी जाती है, इसलिए अंदर से तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसका मतलब है I1 और I2 यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और ये सारा का सारा किसके इक्वल होगा? IF के इक्वल होगा। यही हमारा कैलकुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करने लगा हूँ। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं, डेटा को मेंशन कर लेते हैं। डेटा में क्या कुछ है? V1 जैसे मैंने लेबल किया 5 वोल्ट, V2 की वैल्यू जो है ये -2 वोल्ट है। इसके अलावा R1 की वैल्यू 10 किलो ओहम, R2 की वैल्यू जो है 4 किलो ओहम जो सर्किट में भी आपको नज़र आ रही है और फीडबैक रेजिस्टेंस RF की वैल्यू 20 किलो ओहम हमें नज़र आ रही है। फाइंड हमने क्या करना है, हमने आउटपुट पे जो वोल्टेज है V0 ये हमने फाइंड करनी है। तो इससे पहले कि मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूं, सबसे पहले तो हम पार्टीशन कर लेते हैं। ये हमारे पास पार्टीशन हो गई। अब मैं यहाँ से सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले तो वो जो बेसिक पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि I1 और I2 ऐड हो रहे हैं और ये सारा का सारा करंट IF के इक्वल आएगा क्योंकि सारा करंट RF के अंदर से पास कर रहा है। तो मेरे पास किरचॉफ के फर्स्ट रूल के मुताबिक मैं लिख सकता हूँ IF इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहाँ पे ओहम लॉ को अगर मैं यूज करूं तो करंट किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। IF जो करंट है ये RF के अंदर से पास कर रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RF डिवाइडेड बाय RF, यानी ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे रेजिस्टेंस। इसी तरह I1 किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 डिवाइडेड बाय R1 और प्लस करके I2 किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 डिवाइडेड बाय R2।
अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए याद रखें कि रेजिस्टर के राइट में से जो पोटेंशियल है, राइट में से लेफ्ट वाले पोटेंशियल को माइनस कर दें। लेकिन जो पैटर्न आपने एक रेजिस्टर के लिए फॉलो करना है वही सबके लिए फॉलो करना है, चाहे राइट माइनस लेफ्ट कर लें, चाहे लेफ्ट माइनस राइट कर लें। तो मैं ऐसा करता हूँ, राइट माइनस लेफ्ट कर लेता हूँ। अगर मैं आर एफ के राइट साइड पे देखूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल था वी नॉट और लेफ्ट साइड पे 0 था डिवाइडेड बाय आर एफ। इसी तरह अगर आप R1 के राइट साइड पे देखें तो R1 के राइट साइड पे पोटेंशियल 0 था और लेफ्ट साइड पे था V1 और डिवाइडेड बाय R1 आ गया। इसी तरह अगर आप R2 की बात करें तो R2 के भी राइट साइड पे पोटेंशियल 0 था और लेफ्ट साइड पे पोटेंशियल था V2, राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाय R2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे V0 डिवाइडेड बाय आर एफ आ गया। राइट हैंड साइड पे आप गौर करें, दोनों के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर मैं नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लूं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2। अब यहां पे आप वैल्यूज पुट करें और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड पे जो आर एफ नीचे डिवाइड हो रहा था वो राइट हैंड साइड पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ नेगेटिव साइन भी आ गया। लेकिन ब्रैकेट के अंदर चेक करें, अगर मैं ब्रैकेट में वैल्यूज पुट करूं, V1 की जगह आप पुट करेंगे +5 और R1 की जगह मैं ऐसा करता हूं 10 किलो पुट कर लेता हूं। किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है। V2 की जगह आप पुट करेंगे -2 तो प्लस वाला जो साइन है वो माइनस हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय नीचे R2 की जगह पुट करेंगे 4 किलो। ठीक है, अब आप कैंसिल करें, जरा कैंसिल करने पे चेक करें आंसर क्या आ रहा है। देखें ये वाला 5 इस 10 को 2 पे कैंसिल करेगा, ये वाला 2 इस 4 को 2 पे कैंसिल करेगा। तो इस तरह से आप जरा गौर कीजिए, ब्रैकेट के अंदर एक टर्म पॉजिटिव बन गई है और दूसरी टर्म नेगेटिव बन गई है। पहली टर्म है 1/2k, k का मतलब है 10 की पावर 3 माइनस दूसरी टर्म है 1/2k। अब दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं लेकिन दरमियान में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब ये कैंसिल आउट होंगी तो रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा? 0। जाहिर बात है ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ 0 हो गया तो फिर बाहर भी जो कुछ भी है उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर तो 0 ही रहेगा। तो ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज का आंसर आ गया, जिसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपके पास कितनी आ रही है? 0 वोल्ट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कैलकुलेट द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज शोन इन द फिगर। फिगर में क्या कुछ है? फिगर में ये आपको एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नजर आ रहा है। इसमें भी थोड़ा सा मैं डायग्राम के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए इनपुट पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल जो है उस पे इनपुट सप्लाई की गई है, इसका मतलब है ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और यहाँ जो रेजिस्टर लगा हुआ है इसे हम R1 कहा करते थे। यहाँ जो फीडबैक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपको याद होगा टॉपिक में हमने इसको R2 बोला था। तो बड़ा ही सिंपल है, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें हमने क्या फाइंड करना है? गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? सीधा सीधा फॉर्मूला लिखें, गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आप जानते हैं 1 + R2 डिवाइडेड बाय R1। आप गौर करें R2 यानी फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 40 किलो, तो यहां आपने लिख दिया 40 किलो और नीचे R1 की वैल्यू है 10 किलो, तो यहां आ गया 10 किलो। किलो किलो से कैंसिल हो गया और साथ ही साथ किलो किलो से कैंसिल हो गया और ये एक 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 1 + 4 एंड इट वुड बी इक्वल टू 5। तो ये आपके पास गेन का फाइनल आंसर आ गया। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है जी, कैलकुलेट द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इन विच द कलेक्टर रेजिस्टेंस
RC की वैल्यू गिवन है। इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर, आपको याद होगा आपने एक टॉपिक पढ़ा था ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, उसमें हमने एक वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बनाया था। इसमें जस्ट हमने वही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो डेटा को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कलेक्टर रेजिस्टेंस गिवन है, इसके अलावा करंट गेन की वैल्यू गिवन है बीटा की, और इनपुट रेजिस्टेंस जो बेस और एमिटर के दरमियान होती है जिसे स्मॉल आर आई ई से जाहिर करते हैं, ये गिवन है। और हमने फाइंड करना है वोल्टेज गेन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आपको याद होगा वोल्टेज गेन का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था ये। तो वोल्टेज गेन जिसे हम कैपिटल ए से जाहिर करते हैं, ये था माइनस बीटा आर सी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर आई ई। अब आप बीटा की जगह पुट कर देंगे 100, आर सी की वैल्यू है 5 किलो। किलो को मैं एज इट इज रहने देता हूं क्योंकि ऊपर और नीचे किलो होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। किलो यानी 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर आई की वैल्यू है 2.5 किलो। अब देखें किलो किलो से कैंसिल हो गया, किलो किलो से कैंसिल हो गया। 2.5 का डबल करें तो 5 बनता है, इसका मतलब है 2.5 5 को कैंसिल करेगा 2 पे। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा -100 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दैट वुड बी इक्वल टू -200। ये आपका वोल्टेज गेन का आंसर आ गया। और आप जानते हैं गेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर और नीचे जो क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये है आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।